आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन मार्च 2025, जिसमें कि आज हम इकॉनमी के शॉर्ट्स को कवर करने वाले हैं। इकॉनमी एक बहुत बड़ा सेक्शन आप जानते ही हैं, GS3 का पार्ट होता है। आज उसके शॉर्ट्स को हम कवर करेंगे, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से आपको समझाया जा रहा है पीएम पाठशाला द्वारा। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है PAC, यानी कि आपका जो PAC कॉल है फॉर रिव्यू ऑफ GST, ठीक है, यानी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ रिव्यू लिया गया है GST को लेकर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर, जो आप जानते हैं कि 2017 में लॉन्च किया गया था 1 जुलाई को। ठीक है, ये कैसे लॉन्च हुआ था? इसमें 101 यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2016 के, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। हम सभी जानते हैं कि इसने कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक में कंपाइल कर दिया था, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड ये इनडायरेक्ट टैक्स था जो इंटायर लेवल ऑफ सप्लाई चेन पर लगाया जाता है ना। इसने कास्केडिंग इफेक्ट जो होते थे टैक्स के, उसको हटाने के लिए इसको लाया गया था। टैक्स ऑन टैक्स किसी प्रोडक्ट पे ना लगे, इसलिए लाया गया था। सेंट्रल टैक्स में इसमें क्या क्या सब्स्यूम किया गया था? GST के अंदर ही सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और मेडिसिनल, ये सारे के सारे जो टैक्सेस सरचार्जेस होते थे वो सभी को किसके अंदर ले आया गया था? GST के अंदर इन्हें लेकर आया गया था। इसके अलावा जो स्टेट टैक्सेस थे जो सब्स्यूम किए गए थे वो भी GST का पार्ट बना, चाहे वो सेंट्रल सेल्स टैक्स हो, परचेज टैक्स हो, कोई इंटरटेनमेंट टैक्स हो, चुंगी टैक्स हो, ऑक्ट्रोई ड्यूटी, कुछ भी इस तरह के सभी टैक्सेस को चाहे स्टेट लेवल पर चाहे सेंट्रल लेवल पर एक ही में कंपाइल किया गया था। अब पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है उसमें क्या बोला जा रहा है कि कुछ की इश्यूज लेकर आई है। कौन? पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट ने कुछ इश्यूज दिखाए हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि GST फ्रेमवर्क को वापस से रिव्यू किया जाए। कह रहा क्यों, ऐसा क्यों? कह रहा सबसे बड़ा इशू देखा जा रहा है MSMEs के साथ, जो आपकी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको बहुत स्ट्रगल है इनके कंप्लाइंसेस को फॉलो करने, और इसमें बहुत स्ट्रगल है क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होने में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है कि समझ ही नहीं आता कि कैसे इस टैक्स को करना है। फिर इशू ऑफ एक्सपोर्टर का प्रॉब्लम है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट में बहुत सारे डिले हैं इनके रिफंड्स में। कैश फ्लो का बहुत इशू है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को रिड्यूस करने की बात की गई है। फिर आता है इश्यूज ऑफ स्टील रोलिंग मिल्स की बात है कि डुअल टैक्स एज स्क्रैप डीलर्स इवेट GST। आप सभी जानते हो जब डुअल टैक्स लगता है, यानी ये टैक्स दो बार देना पड़ता है किसी स्क्रैप डीलर को, तो फिर वो अल्टीमेटली GST को वो भी इवेड कर रहा है, वो भी ख़राब कर रहा है। बहुत सारे बिजनेसेस को रीलोकेट होना पड़ा दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे GST का रिलैक्सेशन है। तो बहुत ज़्यादा जो स्टील रोलिंग मिल्स थी उनको प्रॉब्लम आ गई। आपने MSME का भी मुश्किल कर दिया। साथ ही साथ जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है उसको टैक्स ना देना पड़े तो वो चोरियां करता है। क्या करता है कि डिस्पाइट बताया जा रहा है कि हालांकि हमने रिसेंटली GST लॉ में टारगेट भी किया और उसमें अमेंडमेंट भी करी कि टैक्स एवेजन ना हो, लेकिन फिर भी हो रहा है। फ्रॉम अक्टूबर 1, 2023 ऑनलाइन गेमिंग पे 28% का GST लगता है। जो सप्लायर हैं ऑनलाइन मनी गेम के, उन पर भी टैक्स लगता है। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने भी कई डायरेक्ट किए इंटरमीडियरीज, ब्लॉक करे हैं, अनरजिस्टर्ड करे हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म में। IGST का एक्ट पूरा वायलेट हुआ है, उसकी प्रॉब्लम है। तो कह रहा है कि इतनी सेक्टर्स में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जब इतनी सारी प्रॉब्लम GST के रिलेटेड आ रही है तो रिफॉर्म तो करना बनता है। तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप क्या करो, GST के कंप्लाइंसेस को सिंप्लीफाइड कर दो, यानी कि आपको एक स्पेशल तरीके से लेना पड़ेगा MSME की कैटेगरी वालों को और इनके पूरे कंप्लाइंस फ्रेमवर्क को आसान कर दो। दूसरा, डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक रिफंड प्रोसेसिंग सिस्टम करो एक्सपोर्टर के लिए स्पेशली, ताकि वो जब भी ITC उनको क्लेम करना हो वो कर पाएँ। फिर डिटेल इंडिपेंडेंट स्टडी आपको इस बात के लिए भी करनी है कि भाई साहब जो गेमिंग प्लेटफॉर्म टैक्स की चोरी करके निकल जा रहे हैं उन पे कैसे टैक्स अप्लाई करना है, उन पे कैसे कॉम्प्रिहेंसिव उनको गाइडलाइन देनी है। समझ रहे हो?
इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मेकिंग CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, IBC एंड ESG। IBC का मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ESG का मतलब इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। इनको इफेक्टिव करने की बात की जा रही है। ऐसा क्यों आया न्यूज़ में, समझते हैं। कह रहा 10th रिपोर्ट आई डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 और इसको निकाला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। इन्होंने बोला इन तीनों ही प्रॉब्लम में, इन तीनों को और इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है। तो कह रहा क्या हुआ, कह रहा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू क्या आ रहा है कि जो ना इन्फोर्समेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें बहुत गैप है, मॉनिटर नहीं हो पा रहे, डिटेल एनालिसिस नहीं हो पा रहा, बहुत सारा जो अमाउंट मैकेनिज्म है वो स्पेंड नहीं हो पा रहा है। तो रिकमेंडेशन में कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। आप रेगुलर पब्लिकेशन डिटेल रिपोर्ट्स की लेके जाओ, टाइमली इन्फोर्समेंट करो पेनाल्टीज़ की, ठीक है। साथ ही साथ जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, इनकंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन किसी प्रोविज़न को लेकर आए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी कंप्लेंट है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को लेकर, वो भी प्रॉब्लम है। तो बोला जा रहा है कि IBC को इफेक्टिव बनाने के लिए डायरेक्ट सबमिशन होना चाहिए, सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए, रिगरस सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिव्यू किया जाए स्ट्रक्चर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को भी। फिर इन्वायरमेंटल सोशल के लिए क्या करना है, कह रहा है इनमें प्रॉब्लम है कि ना ग्रीन वॉशिंग का रिस्क रहता है। कह रहा कैसे, कह रहे ये ना झूठ बोल देते हैं कुछ कंपनीज कि हमने तो इन्वायरमेंट के लिए काम किया है, पर उन्होंने किया भी है, कुछ नहीं होता असलियत में। कह रहा स्मॉल बिजनेसेस फेस डिफ़िकल्टी इन अडॉप्टिंग, और उनके लिए तो वैसे ही डिफ़िकल्ट है। तो ESG के लिए ओवरसाइट बॉडी जो है डेडिकेट बनानी बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कहीं ग्रीन वॉशिंग करता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उस पर पेनाल्टी लगाई जा सके। फिर अमेंड किया जाए कंपनी एक्ट 2013, उसमें ESG के फैक्टर्स को आपको इंक्लूड करना चाहिए। इंडिपेंडेंट ESG कमेटी बनाओ ताकि वो ऑडिट करे। तो ये सारी की सारी या सिमिलर टू ऑडिट कमेटीज़ की तरह ESG कमेटी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसके बारे में, कि वो एग्रीकल्चर सबमिट कराए उसने रिपोर्ट ऑन फिशरी सेक्टर के बारे में। ये जो रिपोर्ट है ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, ये बेसिकली चाह क्या रही है समझते हैं। ये जो रिपोर्ट है ना ये इवेलुएट कर रही है सरकार के रिस्पॉन्स टू रिकमेंडेशंस, कि कैसे फिशरी के सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इन्हांस किया जाए, कैसे रेवेन्यू को जनरेट करने में इंक्रीमेंट देखा जाए। तो देखा जा रहा है कि भारत जो है 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 8% हमारा ग्लोबल फिश प्रोडक्शन भारत से जाता है। ओवर द ईयर्स ये भी देखा जा रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, इस सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी राइज ही किया है। 4% से हमारा 6.72% हो गया है, यानी कि ये भी बढ़ा है। फिर क्या इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट करे गए हैं। साथ ही साथ में फिशरी सेक्टर को लेकर ये भी बताया गया है कि कैसे इसको लीड करना है, रिकमेंडेशन दी गई हैं। तो सबसे पहले समझो इश्यूज़ क्या हैं। इसके साथ सबसे बड़ा इशू फिशरी सेक्टर को लेकर है कि यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड रिसर्च बॉडी नहीं है, क्योंकि फिशरी रिसर्च जो है वो ICAR पे करती है। इंडियन काउंसिल जो आपका एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके अंडर ये आता है, जहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक फोकस नहीं रखा जाता है, क्योंकि देखो उनका सारा फोकस जो होता है ना वो एग्रीकल्चर को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा होता है। ज़्यादा ध्यान ये इस सेक्टर पे दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात इनके साथ ये है कि इनके पास ज़्यादा क्योंकि एग्रीकल्चर रिसर्च यही सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं, तो इसीलिए ज़्यादा ध्यान फिशरी सेक्टर पे नहीं दे पाते। रेगुलेशन है जुवेनाइल फ़िश हार्वेस्टिंग को लेके, हार्मफुल प्रैक्टिसेस की जाती हैं, बुल ट्रॉलिंग जैसे किया जाता है, LED फिशिंग की जाती है। अब बुल ट्रॉलिंग से गाइस मतलब क्या है? बुल ट्रॉलिंग का मतलब, या इसको पेयर ट्रॉलिंग भी कहते हैं, एक फ़िशिंग का मेथड है जिसमें 2 बोट्स, ठीक है, लार्ज नेट को पानी से खींचती हैं, ठीक है। नेट रहेगा ओपन बाय द पुल ऑफ द बोट्स रादर देन आउटर। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, पेयर ट्रॉलिंग से, बुल ट्रॉलिंग से ओवर फिशिंग की समस्या हो जाती है और मरीन इकोसिस्टम डैमेज होता है, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से उसको खींचोगे। 2 बोट्स को जब पावरफुल इंजन के साथ आप लगाओगे
टू अ लार्ज नेट थ्रू द वाटर, तो बोट्स नेट से रोप से कनेक्टेड है, तो आप खींचोगे उसके साथ बहुत कुछ आ सकता है ना। बहुत सारे आप बुल ट्रॉलिंग की वजह से आप जितने भी पैलेजिक सेमी पैलेजिक सारी की सारी टारगेट कर दोगे, लेकिन इससे होगा क्या, इससे डैमेज होगा, डिस्टर्ब होगा सी बेड, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा फिश स्टॉक्स का। बात समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम। और सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है, इवन पता है आपको, कर्नाटका में बुल ट्रॉलिंग इज ऑफन रिस्ट्रिक्टेड बैंड इन सर्टेन एरिया, जैसे आपके कर्नाटका में है, वहाँ बैन कर रखा है ये। और दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है एलईडी फिशिंग के बारे में हम बात करते हैं। अब एलईडी फिशिंग क्या होता है, या एलईडी फिशिंग भारत में क्यों इस तरह से हो रहा है। तो एलईडी फिशिंग का मतलब गाइस होता है, जबकि सेंटर ने इसको बिल्कुल मना करा है कि ये काम इस तरह के नहीं होंगे, बट फिर भी लोग कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है ये आसान तरीके इसको करते हैं, जबकि इसका बहुत थ्रेट है। आप समझो कि भारत का कोस्टलाइन कितना बड़ा है, हम सभी जानते हैं, है ना। और लाइट फिशिंग की वजह से क्या होता है, एलईडी फिशिंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की जब आर्टिफिशियल लाइट फ़िश को अट्रैक्ट करने के लिए करते हो, कैच करने के लिए करते हो, तो उससे इम्पैक्ट पता है क्या होगा। कैप्चर तो हो गई, लेकिन आपने स्टॉक डिप्लीट किया, आपने थ्रेटन किया फ्यूचर पॉपुलेशन को, आपकी उस लाइटिंग की वजह से मरीन इकोसिस्टम ख़राब होगा, कोरल रीफ डिग्रेड हो जाएंगी। आप बात समझ रहे हो। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा, इंटरेस्ट फ्री जो लोन्स है फिशर्स के लिए, ओनली सम स्टेट ऑफर 4% एडिशनल, वो भी है ना, समझ रहे हो, बहुत कम स्टेट है। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस होता है उसके लिए बहुत पुअर स्टोरेज है। सेल्फ सफिशेंसी एंड श्रिम्प ब्लड स्टॉक, हैवी रिलायंस है, आप बाहर की शिप लेकर आ रहे हो, बाहर का लेकर आते हो, फिश स्टॉक वॉश हो जाता है, हमारा डैम गेट ओपन हो जाता है हैवी रेनफॉल की वजह से भी। फिर सैनिटरी एंड पाइथो सैनिटरी बैरियर्स की वजह से भी हमें फिशरी सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। रिकमेंडेशन के लिए कहा जा रहा है कि सबसे पहला काम करो, इंडियन काउंसिल फॉर फिशरी एंड एग्री रिसर्च को लेकर आओ, एक्वाकल्चर को लेकर आओ, इस्टेब्लिश करो। दूसरा, मिनिमम लीगल मेश साइज रेगुलेशन भी लाना ज़रूरी है। फ़िशिंग जो मेथड ऐसे हैं जो बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं, जैसे हमने बुल ट्रॉलिंग या एलईडी फ़िशिंग कह रहा है, ऐसे को तो बैन ही कर दो। दूसरा, अपना इंटरेस्ट फ्री केसीसी लोन एक्सपेंड करो नेशन वाइड, कोल्ड स्टोर बनाओ, ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह बनाओ, फास्ट ट्रैक डोमेस्टिक ब्रॉड स्टॉक बनाओ, इंश्योरेंस बनाओ फॉर डैम फिशरीज़, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। कह रहा है ये सारे काम करके आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ हम समझते हैं क्या है, स्कीम फॉर कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के बारे में। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम को लेकर आया, अंडर मॉडिफाइड इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इस स्कीम में है क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये करती क्या है, ये कन्वर्जन का काम कर रही है एग्जिस्टिंग शुगर केन बेस्ड फीड स्टॉक इथेनॉल प्लांट्स को किस में करने को कह रही है, कह रही है ना मल्टी फीड स्टॉक बेस्ड प्लांट बनाएंगे ताकि हम मेज़ या डैमेज फूड ग्रेन्स को यूज़ कर पाएँ। अब इसमें क्या किया जाता है, मॉडिफाइड इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मॉडिफाई करा जा रहा है। इसमें 6% का क्या लगाया जा रहा है, इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, ठीक है ना, बैंक द्वारा चार्ज किया जा रहा है। या कह रहा है कि कोई भी लो, या तो 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट या 6% पर एनम इंटरेस्ट सबवेंशन, जो भी आपको लोअर लगे वो आप ले सकते हो। तो ये भी एक स्कीम चलाई गई है। फिर आता है तंबाकू के बारे में, यानी टोबैको के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं क्या हुआ, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, कह रहा है इसका ये कारण है कि भारत में जो टोबैको का एक्सपोर्ट है वो लास्ट 4 ईयर्स में डबल हो गया है। कह रहा आप समझो, चाइना के बाद भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर ब्राज़ील। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है, गुजरात में 45% टोटल कल्टीवेटेड एरिया है और 30% प्रोडक्शन है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यूपी, बिहार में खूब तंबाकू को उगाया जाता है। फेवरेबल टेम्परेचर इससे 20 से 27 डिग्री चाहिए। तो जब भी रेनफॉल वगैरह 500 mm भी अगर आई है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है, तो उसमें आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे रेनफॉल 1200 mm से एक्सीड करती है वहाँ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आप कर सकते हो। सैंडी सॉइल होनी चाहिए। सिगरेट टोबैको ग्रोइंग एरियाज आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, आर एन एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर ना हैवी ब्लैक सॉइल के बाद भी यहाँ पैदा होता है। अब ना ऐसे फैक्ट्स को याद रखना, प्रीलिम्स में बहुत काम आएंगे और मेंस में तो लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। कल देख लिया ना आपने कितने मार्क्स वगैरह, कितने कट ऑफ गई है, तो बहुत कम, इतनी ज़्यादा जा नहीं रही है आपको। अगर 68 क्वेश्चन तक ठीक करा है ना 100 में से, तो भी बहुत कल्याण हो जाएगा आपका।
उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक, इसमें हम बात करेंगे बिकमिंग ए हाई इनकम इकॉनमी इन अ जनरेशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। अब रिपोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा कि भारत को 7.8%, ध्यान रखना है क्या है, वर्ल्ड बैंक द्वारा रिपोर्ट रिलीज करी गई है हाई इनकम इकॉनमी के बारे में, तो कह रहा है भारत को 7.8% आना पड़ेगा नेक्स्ट 22 ईयर्स में, ताकि भारत 2047 तक, जब भारत 100 साल का हो, तो हाई इनकम कंट्री बन जाए। अभी इंडिया बिकेम अ लो इनकम कंट्री कब बना था? 2007-8 में है। करेंटली ऑन ट्रैक टू बिकम अपर मिडिल क्लास बन जाएंगे हम 2032 तक। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ डिकेड है वो देखो आप, इकॉनमी एक्सपेंशन 4x है, यहाँ पे रियल जो आपका पर कैपिटा है वो भी दिखा रखा है, ग्लोबल शेयर बता रखा है, ठीक है ना, ये सारा। तो अचीव हाई इनकम स्टेटस बाय 2047, GNI पर कैपिटा मस्ट ग्रो 8x के स्पीड से बढ़ना चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारा काम चलेगा। अभी कह रहे हैं कि भारत 2047 तक यानी 2047 तक अगर हाई इनकम कंट्री में आना चाहता है तो उसके सामने चैलेंज क्या है? कह रहे सबसे बड़ा चैलेंज है स्लो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा एग्रीकल्चर अभी भी वही धक्के खा रहा है, 45% वर्कफोर्स है, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन में प्रोडक्टिविटी लो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह कहाँ देखते हो आप? कुछ देखिए इंडस्ट्री वगैरह कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हुए हमने? 11% है हमारे यहाँ, सोच लो। मॉडर्न मार्केट सर्विसेज और भी कम है, 7% है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी ना कम ही हुई है 1990s के बाद, बड़ी नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, उधर पार्ट के बाद तो और। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड बड़ा अंडर यूटिलाइज है हमारा। हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 37.4% तक बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट 15.7% तक बढ़ा है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड लेबर जो आपका फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो देखा जा रहा है वो गिरा है, 58% से 49% आया है। तो ये वाला प्रॉब्लम है। ये कह रहे क्या की स्ट्रैटेजीज की जाएँ ग्रोथ के लिए, क्या किया जाए कि ग्रोथ हो जाए? तो ग्रोथ हो जाए उसके लिए यहाँ पर कह रहा है इन्वेस्टमेंट बूस्ट की जाए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना है फ्रॉम 33.5 टू 40% बाय 2035, ताकि ईजियर MSME क्रेडिट हो, FDI पॉलिसी सिंप्लीफाइड हो जाए। ये करना आपकी ज़रूरत बन गई है अगर सच में बनना है हाई इनकम कंट्री। तो जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट करते हो? इसीलिए जॉब सीकर से ज़्यादा जॉब क्रिएटर्स की ज़रूरत है इस समय। और बहुत सारे सेक्टर हैं, एग्रो प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, केयर इकॉनमी है। अच्छा चलो एक बात बताओ, केयर इकॉनमी में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? केयर इकॉनमी होती क्या है? क्योंकि मैंने तो ये टॉपिक आपको बहुत बारी बताया है कि केयर इकॉनमी क्या होती है। केयर इकॉनमी में मैं हल्का से बोलूँगी कि हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यू को में कभी कभी ना हम ओवरलुक कर देते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो आप मुझे बताओ केयर इकॉनमी में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपसे मेरा सवाल है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर बैलेंस रीजनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्या ना लेस डेवलप जो स्टेट्स हैं उनका बेसिक चीज़ें उनकी पूरी नहीं हो पा रही, वो हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम कर लें। और डेवलप जो बंदे होते हैं ना, डेवलप स्टेट होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो आप देखो आपको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम क्यों लग रहा है, इसमें क्या कर सकते हो वो बहुत ज़रूरी है। मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे, UNCTAD ने रिलीज़ करा है वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024, ठीक है। समझते हैं क्या है पब्लिक डेट, क्या होता है और इससे जुड़ी जानकारी समझते हैं। देखो पब्लिक डेट क्या होता है, सॉवरेन डेट है, यानी फिनेंशियल आपका जो ऑब्लिगेशन है जो सरकार द्वारा एक्यूमुलेट होता है थ्रू बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक और एक्सटर्नल सोर्सेस। यानी पब्लिक डेट का सीधा सा मतलब है सॉवरेन डेट, यानी कि जो भी सरकार पैसा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एक्यूमुलेट कर लेती है, बहुत सारा पैसा जब सरकार डोमेस्टिक और एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो कर लेती है ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को फंड कर पाए, और रेवेन्यू से वो ज़्यादा, मतलब आपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर लिया और रेवेन्यू आपके पास कम है, उधारी भी ज़्यादा हो गई है। अब इससे रिलेटेड रिपोर्ट आई है, कह रहा क्या, कह रहा इंडिया का तो देख लो पहले शेयर, अब एक्सटर्नल डेट कितनी है हमारी और जनरल गवर्नमेंट डेट टू GDP कितनी है। अब पब्लिक डेट से क्या होगा, देखो जी डेवलपमेंट कर रहे हो आप, क्रिटिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, बट एक्सेसिव डेट लेने से कई सारे चैलेंजेस हैं फॉर डेवलपिंग नेशंस। तो इसी रिपोर्ट ने बताया भैया इमीडिएट ग्लोबल एक्शन लो ताकि स्टेबिलिटी आए,
तो रिपोर्ट में क्या बोला गया है, ग्लोबल डेट सर्ज बढ़ा हुआ है, पब्लिक डेट $97 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और डेवलपिंग कंट्रीज ट्वाइसली डेट को लेती जा रही हैं। भारत का ही डेट आप सोच लो $2.9 है, वो भी ट्रिलियन डॉलर्स में है। फिर डेट सर्विसिंग स्ट्रेन्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, अनइक्वल फाइनेंशियल सिस्टम है, डेवलपिंग नेशंस पे 2 to 12 टाइम मोर इन इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं क्या चैलेंजेस हैं राइजिंग ग्लोबल पब्लिक डेट को लेके, तो कह रहे हैं डेट बड़ा ओवरहैंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा उधारी से इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो रहा है, लिक्विडिटी है नहीं आपके पास, आप $50 मिलियन विड्रॉ कर चुके हो बाय प्राइवेट क्रेडिटर्स, आपकी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, अभी हमने टॉपिक भी पढ़ा था लिक्विडिटी डेफिसिट का, मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, वो भी प्रॉब्लम है। फिर वेस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन से आप बहुत पैसा ले रहे हो, कभी प्राइवेट से लेते हो, कभी मल्टीलेटरल, कभी आप क्या बनते जा रहे हो, उधार ले जा रहे हो आप। तो रिकमेंडेशन में बोला भाई साहब डेट रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म पे ध्यान दो, कोई भी ऐसी आपातकालीन सिचुएशन एक्सपेंड हो जाए उससे पहले क्राइसिस को रोको। और डेवलपिंग नेशंस के लिए बोला गया पार्टिसिपेट करो अपना ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट। तो इंडिया और जापान ने रिन्यू करा है $75 का बिलियंस का बायलैटरल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। क्या है ये? एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें 2 सेंट्रल बैंक्स टू एक्सचेंज अ कैश फ्लो इन वन करेंसी अगेंस्ट अ कैश फ्लो इन अनदर कंट्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ये रखा गया है बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट। इसमें 2 सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं मिलके, 2 कंट्री के सेंट्रल बैंक्स कैश फ्लो को एक्सचेंज करते हैं, जैसे भारत और जापान ने किया हुआ है। क्या करा हुआ है? कंट्री करेंसी को स्वैप करा हुआ है, एक्सचेंज करते हैं ग्लोबल करेंसी में फॉर $, व्हेन नीडेड, अदरवाइज अपनी करेंसी में करो। इससे आपकी एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी ख़त्म होती है, मैनेज हो जाती है, लिक्विडिटी क्रंच खत्म होता है फाइनेंशियल क्राइसिस में। तो दिस इज कॉल्ड बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लार्जेस्ट इनविट मोनेटाइजेशन इन रोड सेक्टर। देखो क्या है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में बात की जा रही है। नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट ने कंप्लीट करा है लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मोनेटाइजेशन इन रोड सेक्टर। कह रहा कैसे? कह रहा जब इसको लाया गया ना तो 2020 में लाया गया ताकि हमारा इंडिया का मोनेटाइजेशन प्रोग्राम अच्छा चले। तो सबसे पहले ना इन्होंने काम किया रोड सेक्टर के लिए। कैसे क्या समझो, देखो इन्होंने इन्वेस्टमेंट व्हीकल लाइन का म्यूचुअल फंड है या जितने भी इनके हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लेकर आए। इन्होंने सबसे पहले स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह काम किया, टोल से, रेंट से, इंटरेस्ट से पैसा कमाया और उसके बाद रेगुलेशन में बंदे भी रहे। सेबी ने भी बोला भाई एटलीस्ट 90% जो इनकम है इन्वेस्टर के पास भी जाए। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये ना एक बोरोवर की तरह हैं और इसमें कई तरह के सिस्टम आते हैं, पब्लिक है, प्राइवेट एंड लिस्टेड भी हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को ना बहुत बड़ा किसी प्रोजेक्ट में जब पैसा लगाना हो लो टिकट साइज़ में और इनको लिक्विडिटी की ज़रूरत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बहुत तरीके से काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करके देते हैं। तो ध्यान रखना इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर किसको मुनाफा देती हैं, जो बहुत ही रिटेल सेक्टर में या बहुत अभी बड़े प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाना चाहता है, लेकिन वो है क्या, रिटेल वाला अभी है वो। तो इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इन्वेस्टर क्या करते हैं, पूल करते हैं फंड को, इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, हाईवेज़ में, पावर ट्रांसमिशन वाले में, और उसी में लिस्ट होता है ये भी आपका पूरा। तो दे ऑफर अ वे ऑफ बोथ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दोनों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेशन में देता है साथ। इसको रेगुलेट करने के लिए ध्यान रखना सेबी ही काम करता है, ठीक है। तो इससे बहुत फ़ायदे हैं, इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा, आपको टैक्स में फ़ायदा मिलेगा, राइट। तो इससे करने की कोशिश क्या की जाती है कि जितने भी मोनेटाइज करने हो या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मूव टू दी एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब समझ लो, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप नए तरीके का रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हो बाय गवर्नमेंट, अनलॉक कर रहे हो अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट को, तो उसी को एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। जैसे हमने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाला काम किया, नीति आयोग द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। अब हम चलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट पर बेस्ड लेंडिंग फॉर एमएसएमई के बारे में यहाँ बात करने हम जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लॉन्च करा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एमएसएमई डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूज़ करेंगे ताकि क्रेडिट अप्रेजल और डिस्बर्समेंट हो पाए। अब न्यू क्रेडिट असेसमेंट मॉडल क्या है, ये लिवरेज करेगा डिजिटली फेस्ड एंड वेरीफाइएबल डेटा अवेलेबल इन इकोसिस्टम।
इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्प्रूव होगा, रिलायंस जो ट्रेडिशनल क्रेडिट स्कोर पे है वो रिड्यूस होगा, एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा। और ये अनाउंस कब किया गया, 2024-25 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था, ताकि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं वो कैपेबिलिटी अपनी एमएसएमई के क्रेडिट असेसमेंट अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेंचर कैपिटल से रिलेटेड। इसमें सर्ज हुआ है 43% से 13.7% डॉलर तक ये चला गया है, और 2024 की बात है। वेंचर कैपिटल होता क्या है, प्राइवेट इक्विटी एक तरह का फिनेंस करने का तरीका है, ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनीज के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल दिखा पाए, टिक तो पाएँ। टिकने के लिए पैसा चाहिए, कौन देता है, वेंचर कैपिटल देता है। इक्विटी शेयर ये आपका टेक द फॉर्म ऑफ दैट, और फ्यूचर में आप क्लेम कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो अपने डेब्ट्स को भी, और ये बैक करते हैं थ्रू फाइनेंस दे के, टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टीज़ दे के, मैनेजरियल एक्सपीरियंस दे के। वेंचर कैपिटल वाले 3 तरह से काम करते हैं, फिनेंस देंगे आपको, ये टेक्निकल एक्सपर्टीज देंगे, साथ ही साथ आपको मैनेजरियल एक्सपीरियंस भी दे के देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है री इंश्योरेंस के बारे में। वैल्यूएटिक्स री हैज़ बीन द फर्स्ट फर्म जिसने कि IRDA से उसको री इंश्योरेंस बिजनेस करने का मौका दिया IRDA ने, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज़ ओनली री इंश्योरेंस कंपनी जो भारत में ऑपरेट कर रही है। री इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अपने पोर्शन ऑफ रिस्क को दूसरी इंश्योरेंस कंपनी पर भेज देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, ताकि वो लार्ज फाइनेंशियल लॉस से बच पाए। इसको करने के लिए कौन दे रहा है सहारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, जो इंश्योरेंस के रिलेटेड फील्ड पे काफ़ी सारा काम करती है, और ये अंडर वही आपका इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है समर्थ के बारे में। समर्थ क्या है समझते हैं। जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने लॉन्च किया है, कटिंग एज इंक्यूबेशन प्रोग्राम है IT सेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए। समर्थ बेसिकली कोशिश ये करता है कि हम सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल को डेवलप कर पाएँ। हमारा ध्यान ये है कि हम ना स्टार्टअप ब्रिज वगैरह को, ताकि गैप ख़त्म हो पाए हमारे कमर्शलाइजेशन से रिलेटेड भी। और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है इसमें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है आपका, यहाँ पर S&T ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब काम करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडे इज़ अपलिंक इनिशिएटिव। ये क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंडर कार्बन इमिशन को कट करने के लिए 2023-24 में लाया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि अपलिंक इनिशिएटिव की वजह से 1,42,400 टन का इमिशन कट भी हुआ है। इम्पैक्टफुल अर्ली स्टेज आपका इनोवेशन है ये, 2020 में आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा डेलॉयट और सेल्सफोर्स की मदद से। एक ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जिसमें कि आपका अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर कोई भी सिस्टम कर रहे हो, कोई बिजनेसमैन हो, नेट ज़ीरो या नेचर पॉजिटिव इस पर काम कर पाएँ। दूसरा, इससे होगा क्या, अर्ली स्टेज इनोवेटर एक्सेलरेट होंगे, इनोवेटिव सिस्टम तैयार होगा। दूसरा, इन्फ्लुएंस पड़ेगा परसेप्शन पर भी। तो इससे कोशिश क्या की जा रही है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स अब आएँ, वो जब भी कोई बिज़नेस शुरू करें तो कार्बन इमिशन को कट करना ना भूलें। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन हम कल से तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।